सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 12। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 11 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स ये जो चैप्टर है इसका आज ये अंतिम पार्ट होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट 1 हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे 6 जो फंडामेंटल राइट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, देन यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे then right to freedom of religion, then cultural and educational rights, then right to constitutional remedies। 6 जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे अंतिम 3 जो फंडामेंटल राइट्स है 33, 34 और 35 आर्टिकल, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन पॉलिटी के 6 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेड एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप्स, और ये जो फंडामेंटल राइट्स का ऑलरेडी 11 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं 11 वीडियोस में। तो इसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 12, ये इसका अंतिम पार्ट होगा। तो इसके बाद आने वाले जो भी चैप्टर्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन पॉलिटी के जो भी चैप्टर्स यहाँ पे आते हैं, हर चैप्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी देखें यहाँ पे एक चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स काफी बड़ा चैप्टर था, 12 पार्ट्स लग गए थे। तो यहाँ पे इस सीरीज को इस तरीके से प्लान किया गया है ताकि यहाँ पे प्रीलिम्स या फिर मेंस, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप लोग इस सोर्स से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास इंडियन पॉलिटी का जो है बैकग्राउंड हो या फिर ना हो, फिर भी ये आपके बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। छोटी सी चीजों को विथ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहां पे पूरी हो सके। और अभी तक इंडियन पॉलिटी के जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जितने भी वीडियोस में, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो वहां से आप उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बीच में ही अगर किसी वीडियो को देखेंगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा अगर उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो तो। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैंने लिखता हूं वहां पे सब आपको डिटेल्स में मिल जाएगी, आपका पास एक रिकॉर्ड के हिसाब से हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 आर्टिकल, आर्टिकल 33, 34 और 35। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 33। दो यहां पे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप कुछ भी आर्टिकल जब पढ़ेंगे वहां पे हर वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर वर्ड का यहां पे एक मायने होता है। रेस्ट्रिक्शंस यानी कि यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाना। फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ऑफ आर्म फोर्स। तो ये भी एक जो है फंडामेंटल राइट में ही आता है यहां पे। तो देखिए आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यहां पे क्या करती है, एक पावर देती है कि यहां पे जो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है या फिर एनालोगस फोर्सेस है, उन लोग के ऊपर यहां पे उन लोग की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एब्रोगेट कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे अगर बात करेंगे जो आर्म फोर्सेस यहां पे क्या हो गई, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये सब इंडियन जो है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हो गई। यहां पे पुलिस फोर्सेस तो आपको पता ही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालोगस फोर्सेस। तो ये सब में जो है पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है उनके फंडामेंटल राइट्स पे, लेकिन ये अधिकार जो है स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी पूछा जा सकता है क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है? बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। तो यहां पे देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इन लोगों को यहां पे
फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई है? मान लीजिए कि एक जगह पे वार जैसी सिचुएशन हो और वहां पे जो है डिफेंस की यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इंडियन आर्मी के फोर्सेस को यहाँ पे भेजे गए हैं, और वहां पे कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लेम कर दिया कि भाई हम लोग को घर जाना है, हम लोग की पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे जो है कर्टेल किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं हो सकता। अगर हर लोग ही अपने अगर फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करने लगेगी तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो उसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ये लोग जो है हम लोग के लिए अपना फंडामेंटल राइट्स भी सेक्रीफाइस करते हैं, और उसका प्रावधान भी यहाँ पे है। तो मेन इसका रीजन क्या है कि उनका जो ड्यूटी का प्रॉपर डिस्चार्ज यहाँ पे हो और डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए जो भी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज या एनालॉगस फोर्सेस उन लोग को रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है या फिर एब्रोगेट किया जाता है, तो उनके खिलाफ कोर्ट में कुछ भी यहाँ पे जो है नहीं लगाया जा सकता कि भाई हमारी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो रही है। ऐसा कुछ यहाँ पे आप उस ग्राउंड के बेसिस पे किसी भी कोर्ट में पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो है फाइल नहीं कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये रेस्ट्रिक्शंस कैसी कैसी हो सकती है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बारे में रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आर्म फोर्सेस ने अगर अपने आप में यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे उन लोग के पास यहाँ पे ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल एसोसिएशन बननी शुरू हो गई, कम्युनिकेट अगर प्रेस के साथ उन लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि देश की यहाँ पे छोटी छोटी जो सीक्रेट डील्स हो जाएगी, ये जो एनिमी अपोजिशन को यहाँ पे पता लग सकता है। यहाँ पे पब्लिक मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन में उन लोग भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मेंटेन किया गया है। लेकिन देखिए ये सिर्फ आर्म फोर्सेस या जो पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस या ऐसे फोर्सेस के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसके अलावा यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटेंस है, नॉन कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंस मतलब जो भी युद्ध जाते हैं करने के लिए, और नॉन कॉम्पिटेंस जो युद्ध नहीं करते हैं लेकिन जो इनके एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय होते हैं, बार्बर्स होते हैं, यहाँ पे कारपेंटर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, अलग अलग गाड़ी के लिए मैकेनिक होते हैं, कुक्स होते हैं, यहाँ पे चौकीदार्स होते हैं, बूट मेकर्स होते हैं, यहाँ पे शोल्डर्स के टेलर्स होते हैं। तो इन लोगों को भी जो है ये उनके अगर आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय है तो ये उन लोगों के लिए भी लागू होगी। तो आई थिंक आर्टिकल 33 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 में एक से एक ध्यान से आप वर्ड को देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शियल लॉ इज इन फोर्स। ओके, यानी कि मार्शियल लॉ मतलब जो मिलिट्री लॉ, ये जब फोर्स में होती है तब फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। सिंपल सी चीज है। यहां पे एक जगह पे मान लीजिए कि इंडिया की टेरिटोरी के अंदर कहीं पे भी मार्शियल लॉ लग सकता है, चाहे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में लग गया, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में लग गया, यहाँ पे किसी भी जगह पे लग गया, तो यहां पे जो है फंडामेंटल राइट्स की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है। तो ये जो है ये भी पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। तो यहां पे देखिए पार्लियामेंट, यहां पे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर किसी भी जो नॉर्मल व्यक्ति को यहां पे इंडेमनीफाई कर सकते हैं। इंडेमनीफाई मतलब क्या है कि उन लोग की यहां पे जो काम के वजह से उन लोग को जो है पनिश कर सकती है। मान लीजिए कि यहां पे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर एक यहां पे पब्लिक एक पर्सन हो, तो मान लीजिए कि यहां पे मार्शियल लॉ लगी हुई है एक जगह पे और उन लोग बोलना चाहते हैं कि भाई हम लोग एक प्रोसेशन करना चाहते हैं, हम लोग को एक ग्रुप हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, उसका प्रोसेशन करना चाहिए, ये हम लोग की फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन ऑलरेडी मार्शियल लॉ जब लगी हुई है, फंडामेंटल राइट्स इसको कर्टेल किया हुआ होता है, तो इसमें जो है कोई भी लोग अगर या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऐसे किया गया तो उन लोग को ऐसे सिचुएशन में जो है पनिश कर सकती है। तो यहां पे पार्लियामेंट कुछ भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, यहां पे पनिशमेंट यहां पे कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, इनफैक्ट यहां पे डेथ सेंटेंस तक भी दे सकती है। ये जो है सोसाइटी की भलाई के लिए ही किया जाता है कि अगर मार्शियल लॉ वहां पे लगा दिया गया और लोग अगर यहां पे एसोसिएशन फॉर्म करने लगे, यहां पे मान लीजिए कि यहां पे जो राइट टू लिबर्टी के, पर्सनल लिबर्टी का हवाला देके यहाँ पे भाई हम लोग को जॉगिंग करने जाना है, यहाँ पे मार्शियल लॉ लगी हुई है, ऐसे अगर लोग निकलने लगे तो लोगों को ही प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। तो इसके लिए काफी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी अप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए कि पार्लियामेंट में ऐसे सिचुएशन में इंडेमनीफाई किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई भी
केस नहीं कर सकता है कि भाई हम लोग की फंडामेंटल राइट्स ये जो है अभी ये जो है रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, तो आप लोग कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं जब मार्शल लॉ लगी हुई थी। तो मार्शल लॉ जो है हम लोग इतना बात कर रहे हैं उसके भी थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मार्शल लॉ का यहाँ पे लिटरली मीनिंग क्या है कि मिलिट्री रूल। ओके, मिलिट्री रूल। तो इसका जो कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। तो ऐसा एक सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन जहां पे ऑर्डिनरी लॉ होती है, तो वहां पे क्या होती है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो, अलग अलग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एडमिनिस्टर किया जाता है अलग अलग जगहों को। तो जब मिलिट्री रूल लग जाती है तो उनकी यहां पे पावर जो है मिलिट्री अथॉरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। तब मिलिट्री अथॉरिटीज अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ भारत के किसी भी जो प्रांत में ये लग सकती है। तो कैसे कैसे सिचुएशन में यहां पे लग सकती है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो, जैसे कि वार लाइक सिचुएशन हो, किसी देश के साथ अगर भारत की युद्ध जैसी सिचुएशन हो, किसी युद्ध किसी देश ने अगर इंडिया पे इन्वेजन कर दिया हो, यहाँ पे इंसरेक्शन अगर सिचुएशन हो, यहाँ पे रिवेलियन जैसी सिचुएशन हो, रायट हो जाए अलग अलग जगह पे, कोई भी हिंसात्मक यहाँ पे घटना हो जाए, वायलेंस, तो ऐसे सिचुएशन में जो मिलिट्री रूल अप्लाई किया जाता है ताकि यहाँ पे जो है फोर्स यानी कि कुछ भी फोर्स जो है यहाँ पे देश की सोसाइटी को प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, उसको कंट्रोल करने के लिए उससे भी एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो है इसी कॉन्सेप्ट से जो है मार्शल लॉ को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जो है यहाँ पे हम लोग अक्सर देखते रहते हैं किसी जगह पे अगर सपोज यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया है तो वहां पे लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। लोग यहाँ पे अगर प्रोसेशन में आ गए तो लोगों को यहाँ पे टीयर गैस लगा के या फिर ऐसे सिचुएशन में लोगों को भगाना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम्स ना हो लोगों को। तो ये क्या होती है हम लोग को भी समझना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक प्रावधान है और हम लोग को अपनी संविधान का यहाँ पे रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की भलाई के लिए ही किया जा रहा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी दोनों पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। मार्शल लॉ के प्रावधान जो है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 34 में मेंशन है, और नेशनल इमरजेंसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 352 के बारे में मेंशन है। तो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंसेस भी है। क्या क्या डिफरेंसेस है कि फंडामेंटल राइट्स को ही जो अफेक्ट करती है मार्शल लॉ, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स के साथ यहाँ पे स्टेट और सेंटर के रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर्स एंड सेंटर के बीच में यहाँ पे वो भी अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ ये सस्पेंड किया जाता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी पे गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू रहती है, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ और गवर्नमेंट दोनों ही कंटिन्यू रहती है। मार्शल लॉ जो है यहाँ पे ये देश की सिर्फ एक किसी प्रांत में ही होती है, पूरे देश में नहीं हो सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या फिर एक अलग प्रांत में भी हो सकती है। तो यहां पे अगर बात करें कि मार्शल लॉ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन नेशनल लॉ जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में मेंशन किया गया है। जब हम लोग इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 352 359 ये सब जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग को ये सब पता लग जाएगा। तो इतना समझ लीजिए कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंसेस है। आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी को डिस्टिंग्विश कीजिए अपने लॉजिक के हिसाब से। तो ऐसे भी टॉपिक्स यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतनी मेहनत करके यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 क्या बोला जाता है, अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने के बारे में यहाँ पे प्रावधान है। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर दिया गया है, याद देखिए पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया है, ताकि कुछ कुछ मैटर पे उन लोग रूल बना सकते हैं। अभी ये कौन सी मैटर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 में क्या बात मेंशन किया गया था कि स्टेट जो है कुछ भी पब्लिक जॉब यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे कुछ कंडीशन बना सकती है। मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज गुजरात में कुछ जॉब्स निकल रही है गवर्नमेंट जॉब्स, तो पार्लियामेंट जो है ऐसे कुछ रूल्स बना सकता है कि गुजरात में अगर वो जॉब्स आपको चाहिए तो वो एक कंडीशन होना पड़ेगा कि आपके पास वहां पे जो है रेसिडेंस होनी पड़ेगी। यानी कि ये जो जॉब्स गुजरात में आ रही है गवर्नमेंट जॉब्स, तो उसके लिए जो है आपके पास
पास जो है यहाँ पे कुछ कंडीशन होनी पड़ेगी, तभी जो आप वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो जॉब आपको मिल सकती है। तो ये कंडीशन जो है पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के बारे में पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जो पावर दिया गया है कि वो कुछ भी रिच इशू कर सकती है। तो रिच क्या है, आर्टिकल 32 के हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट रिच इशू करती है, और आर्टिकल 226 के हिसाब से जो है हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है कि आप लोग भी रिट्स इशू कर सकते हैं। अगर रिट्स क्या है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज हमारी लास्ट जो आर्टिकल यानी कि पार्ट 11 फॉलो कर लीजिएगा। रीड्स के बारे में 5 जो अलग अलग रीड्स है जो आर्टिकल 32 में मेंशन किया है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के यहाँ पे जो है सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट या फिर एब्रोगेट किया जा सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। आर्टिकल 34 जो है ऑलरेडी कि कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट हो यहाँ पे या फिर कोई भी पर्सन हो, मार्शियल लॉ जब उस एरिया में लगी हुई है तो उन लोगों को गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट जो है यहाँ पे इंडेमनिफाई कर सकती है। तो ये रहा पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर दिया गया है कि कुछ भी जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो उसको, अगर यहाँ पे जो ऑफेंसिबल फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है, अगर उसको प्रैक्टिस किया देखा गया तो उसके लिए भी यहाँ पे लॉज बना सकती है। तो ऑफेंसिबल फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है यहाँ पे, अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि छूत अछूत की जो उन्मूलन उसके बारे में। तो कोई भी जो व्यक्ति जो है छूत अछूत जो है इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता इन एनी फॉर्म। तो पार्लियामेंट जो है कोई अगर देखा गया किसी को जो छूत अछूत यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है किसी भी एंगल से, तो उसके लिए उसको पनिश कर सकती है, अलग लॉ यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर फोर्स लेबर हो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 23 में। तो अगर ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई दिए गए तो इसके लिए भी लॉ बना सकती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया था कि जो हैजर्डस काम होती है माइंस फैक्ट्री, ऐसे फैक्ट्रीज में जो 18 साल के नीचे से कोई भी व्यक्ति को वहां पे काम में नहीं लगाया जा सकता है, और 14 साल के नीचे कोई भी व्यक्ति को जो है किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो डिटेल में जो फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोगों ने राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में उस में डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें जो है पार्लियामेंट अगर ये ऑफेंसिबल है यानी कि कोई भी अगर लोग ऐसे काम को अगर करते हुए पकड़ा गया तो उनको जो है ऑफेंस मिल सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए ये ऑफेंस कैसे होगी उसके भी रूल्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही हमारे आर्टिकल जो 35 खत्म हुआ और फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली हम लोगों ने खत्म कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो 12 हम लोगों ने शुरू किया था स्टेट से, और यहाँ पे अगर बात करेंगे जो आर्टिकल 35 है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, तो इसके साथ ही जो है फंडामेंटल राइट्स पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। आप बुक्स जो है बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। जो भी बुक्स मैंने रेफर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, 6th एडिशन आप फॉलो कीजिएगा, डिटेल अपडेटेड न्यूज वहां पे आपको मिलेंगे। और ये फॉलो करने के बाद आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को टेस्ट करने के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छी तैयारी हो सकेगी। और यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो अरिहंत की मैक बुक आती है फॉर रिविजनल पर्पजेस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही शॉर्टर फॉर्म में लिखा गया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। देन अगर बात करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से लक्ष्मीकांत की बुक ही ऑल इन ऑल नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर डिटेल में जाननी हो तो दुर्गादास बसु की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी फॉलो कर सकते हैं। इन चारों बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और आपकी टाइम की भी बचत होगी।
तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।